विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की राहुल गांधी के नए सरकारी आवास पर बैठक हुई है और सबसे जरूरी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के बाद एक साथ भोजन भी किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भोजन कराया। लेकिन इस भोजन और बैठक से क्या हासिल हुआ? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इस गठबंधन के अस्तित्व को लेकर जो सवाल उठाए थे उनका जवाब मिल गया है? क्या यह स्थापित हो गया है कि विपक्षी गठबंधन उसी स्वरूप में बना हुआ है जिस स्वरूप में यह अपने गठन के समय था, और आज भी इसका उद्देश्य वही है जो 2023 के जून महीने में पटना के एक अड़े मार्ग में तय हुआ था? यह सवाल इसीलिए है क्योंकि पिछले 6 महीने में कई नेता इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। ये कह चुके हैं कि इसका गठन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किया गया था, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 खत्म तो इसका अस्तित्व भी खत्म। संसद सत्र में जो एकजुटता दिख रही है वो भी सिर्फ मॉनसून सत्र के लिए है और उसे दीर्घकालिक एकजुटता नहीं समझना चाहिए। वास्तविकता यह है कि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक का अब वैसे ही अस्तित्व नहीं जैसे कि यूपीए का नहीं रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए का गठन हुआ, जहां पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और साथ ही सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बनी थी। यह गठबंधन 2014 के लोकसभा चुनाव तक बना रहा, लेकिन 2014 का चुनाव हारने के बाद यह समाप्त हो गया। आप सोचे कितनी हैरानी की बात है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय बना हुआ एनडीए आज तक चल रहा है और कई बार चुनाव हारने के बाद भी एनडीए बना रहा, लेकिन एक बार चुनाव हारते ही यूपीए समाप्त हो गया। वैसे ही 2024 के चुनाव से पहले जहां पर इंडिया का गठन हुआ और चुनाव नतीजों के बाद धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अभी निकट भविष्य में इसके रिवाइवल की संभावना नहीं दिख रही है। फिर कभी विपक्षी गठबंधन फिर बना तो हो सकता है कि उसका नाम कुछ और हो। वैसे भी राज्यों में इंडिया ब्लॉक नाम से कोई गठबंधन नहीं है। महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी विरोधी गठबंधन को महाविकास अघाड़ी कहते हैं, जिसका नेतृत्व किस पार्टी के हाथ में है यह किसी को पता नहीं है। बिहार में इसे महागठबंधन कहते हैं, जिसका नेतृत्व आरजेडी के हाथ में है। बिहार के पड़ोसी झारखंड में भी इसे महागठबंधन कहते हैं, जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के हाथ में है। तमिलनाडु में इसका नाम सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसकी कमान एमके स्टालिन की पार्टी यानी कि डीएमके संभालती है। केरल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत नहीं है, वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन है जिसका नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ है। अब इसकी लड़ाई सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से होती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर इंडिया ब्लॉक के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में इनका गठबंधन कैसे बनता है ये तो देखने वाली बात होगी। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि केरल को छोड़कर जिस प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है वहां पर कोई प्रादेशिक गठबंधन नहीं है। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और गुजरात से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में कांग्रेस अपने भरोसे है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का गठबंधन कोई परफेक्ट नहीं था। पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी ने कोई तालमेल नहीं किया था, विपक्षी गठबंधन की पार्टियां अलग अलग लड़ी थीं, तो केरल में कांग्रेस और सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन में भी कोई तालमेल नहीं हुआ था। यह एक टैक्टिकल पोजीशन थी जो कि पार्टियों ने राज्यों की राजनीतिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर चुनी थी। लोकसभा चुनाव के बाद इस टैक्टिकल पोजीशन में भी बिखराव हुआ था और स्ट्रैटेजिकल पोजीशन भी पहले वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ी आम आदमी पार्टी अब गठबंधन से अलग हो गई। विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी साथ नहीं आ रही हैं, तो केरल में भी यूडीएफ और एलडीएफ को एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। लोकसभा और साथ ही विधानसभा चुनाव में साथ रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में
पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के साथ है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया तो वैसे भी कांग्रेस के लिए स्पेस कम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय का चुनाव इंडिया ब्लॉक की पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। जहां पर संसद में विपक्ष की एकता या राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के बुलावे पर विपक्षी नेताओं के जुटने का मतलब यह नहीं है कि इंडिया ब्लॉक रिवाइव हो रहा है या फिर उसको मजबूती मिल रही है। संसद सत्र के दौरान सदन में बाहर भी मौजूदा एकजुटता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर है। विपक्षी पार्टियां इस मसले पर एकजुट हैं और उन्होंने अरसे बाद सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई। जब विपक्षी सांसदों ने निर्वाचन सदन की ओर मार्च किया, उनको यह लग रहा है कि मतदाता सूची में होने वाला बदलाव उनको स्थायी रूप से सत्ता से दूर कर सकता है और इसीलिए सभी पार्टियां साथ आ गए हैं। मतदाता सूची, ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया में दूसरी कथित गड़बड़ियों के नाम पर चुनाव आयोग से लड़ने में सभी पार्टियां साथ हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें कोई चुनावी तालमेल होने जा रहा है। चुनावी तालमेल उन्हीं राज्यों में होगा जहां पर पहले से है, यानी कि यथास्थिति स्टेटस को बना रहेगा। बिहार में इस साल महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा तो अगले तमिलनाडु में भी विपक्षी गठबंधन एक होकर लड़ेगा। लेकिन इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम और केरल में इंडिया ब्लॉक की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। विपक्षी एकजुटता तो तब मानी जाएगी जब पश्चिम बंगाल और साथ ही असम में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच और केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कोई प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष गठबंधन बने। इसकी संभावना नहीं दिख रही है।